नमस्कार दोस्तों। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। तो पहले इसे बता दें कि इसके पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे एक्ट भी आए हैं, बहुत सारे काउंसिल भी आए हैं, जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही जो हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमारे जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो माइलस्टोन्स जो इवेंट है जिस पे आज हम जो बारी बारी से फोकस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और 1935 को और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को समझने के लिए। तो इसमें देखेंगे कि पहला बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सेटअप हुआ था वो 1687 में, वो भी मद्रास में हुआ था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उन्होंने क्रिएट किया था ऑफिस। उसके बाद जो हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो है, फिर पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो ऐसे वन बाय वन ये जितने भी इंसिडेंट है सब हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। अगले माइलस्टोन्स में हम देखेंगे कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया है, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जैसे कैसे कैसे जो है रेलवे बजट और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश हुए। तो चलिए आइए फोकस करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। 1773 में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया। तो इस समय तब हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरे का पूरा कंट्रोल कर रहे थे, जितने भी अफेयर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, जितने भी अफेयर्स हैं सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थे। और उस समय जो है गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वही जो है सारे के सारे जो देख रेख कर रहे थे। जो पहला अगर गवर्नर जनरल की बात आती है, अगर क्वेश्चंस में आता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको इसके इजी तरह से याद करने के लिए है कि मतलब अब सबको वार्निंग देने के लिए आ गया जो है, तो वॉरेन के नाम पे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी जो अदर जो गवर्नर्स थे कलकत्ता के अलावा, यानी बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास, तो वो सबॉर्डिनेट थे। यानी कि हम बंगाल को बहुत ही टॉप पोजीशन पर देखते हैं। रीज़न ये था कि बंगाल में जितने भी पोर्ट थे वहाँ से ही सारा का सारा कंट्रोल जो है वो देखा जाता था। लेटर आप देखेंगे कि बंगाल को ही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है और बाकी दोनों को लगभग नहीं के बराबर। तो 1773 की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग थी रेगुलेटिंग एक्ट की, जो उसमें जो है पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश होता है। फोर्ट विलियम कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है? कलकत्ता में ही इस्टेब्लिश होता है। तो आपको बता देते हैं कलकत्ता का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 1784 में, यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम था विलियम पिट, और उसी के नाम पे ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। तो इसको लाने का सबसे पहला कारण था कि जितने भी ड्रॉबैक है वो पहले जितने भी थी, जिससे जो अफेयर्स को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो उन सब को हम कैसे रेगुलेशन में लाएं। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इंडिया का जितने भी अफेयर्स थे वो सीधा का सीधा जो है डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर प्लेस किया गया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इंडिया में क्या करना है क्या नहीं करना है। और कोर्ट तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था, तो आप जानते हैं, तो उस कोर्ट के अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखते थे। तो उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1833 और 1853 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्यों इम्पॉर्टेंट है हम जानते हैं, आपको बताते हैं। क्योंकि 1853 के बाद एक बहुत बड़ा जो है जो रिवॉल्ट होता है 1857 का, तो वो उसके बाद क्या परिणाम होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 इसमें क्या करते हैं, जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अब सारा का सारा जो कार्यभार जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखभाल करेंगे। और आपको अगर क्वेश्चन आए तो पहला कौन सा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो थे।
और उन्हीं के पास सारे के सारे सिविल और मिलिट्री पावर जो थे, वॉर डिक्लेयर करना है, किसके अगेंस्ट करना है, या कोई भी चेंज जो सिटीजन्स के लिए लाना है, तो वो सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर थे। और उस समय जो है गवर्नमेंट जो थे बॉम्बे और मद्रास को कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन का स्टेप हुआ, यानी गवर्नर जनरल ऑफ जब इंडिया बने, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे प्रोविंसेस थे, लेकिन उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दिया, यानी कि एक अथॉरिटी जो पूरे के पूरे इंडिया को रूल करेगा, और ये सेंट्रलाइजेशन का इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो 1833 जो एक्ट है वो क्या करता है, वो एंड कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटी को एज ए कॉमर्शियल बॉडी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है 1853 का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो 1853 के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है, तो वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस था वो गवर्नर जनरल काउंसिल्स को सेपरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल्स जो है वो एग्जीक्यूटिव, यानी कि अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो सेपरेट किए गए, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी गया। और उस समय क्या करते हैं कि अब हम सिविल अफेयर्स को देखते हैं कि रेगुलेट करने के लिए या फिर लेजिस्लेटिव लेवल को एक्सक्यूट करने के लिए कोई भी डिसीजन अगर ब्रिटिशर्स ले रहे थे तो वो कैसे एक्सक्यूट करेंगे सारे जगह पे, तो उसके लिए वहाँ पे ओपन कंपटीशन स्टार्ट की गई 1853 के थ्रू, और सिविल सर्वेंट जो है वो जो नियुक्त किए गए। तो इसमें बताते हैं बहुत सारे जो इंडियंस जो बाहर जा कर के स्टडी किए थे, तो वो फिर वापस आकर के इंडिया को सर्व कर रहे थे। अब ये अनदर मेजर चेंजेस हो रहा है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, इमीडिएट एक साल के बाद जो है 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसके बाद, तो सबसे बड़ा चेंजेस होता है यहाँ पे कि अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे ये जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, ये क्या करता है, सारे जो पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि जितने भी टेरिटरीज रेवेन्यू जो हैं सारे के सारे जो हैं वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चले जाते हैं। अब जो है ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रूल ऑफ कंपनी जो है वो रिप्लेस हो गई जो है रूल ऑफ क्राउन के नाम से। अब यहाँ पे देखेंगे कि द पावर ऑफ जो ब्रिटिश क्राउन्स वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक नियुक्त किया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। तो आपको ये बता देते हैं कि ये जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। तो सबसे बड़ा विवाद ये हो गया कि अगर ब्रिटिश कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो यहाँ पे अगर कार्यभार कर रहे हैं तो हम उनको सैलरी क्यों दें, सैलरी तो वो ब्रिटिश कैबिनेट से ले रहे हैं, तो इंडिया उसको सैलरी क्यों दे। तो ये सब आगे जो विवाद होता है तो उसको हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और 1935 में फाइनली जो है अबॉलिश कर दिया जाता है इस पोस्ट को। तो इनका नियुक्ति जो होता था, तो आप जानते हैं कि ये पूरे के पूरे अथॉरिटी और कंट्रोल कर लेते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो कैसे कंट्रोल करते थे, तो वो अपने जो गवर्नर जनरल जो है इंडिया के जो थे तो वही उनके एजेंट थे। तो ब्रिटिश क्राउन जो भी चीज़ है वो एक्सरसाइज देते थे गवर्नर जनरल को, और ये जो है जो आपका गवर्नर जनरल उसको मानते थे। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे वो सारे के सारे जो है सिविल मिलिट्री सारे के सारे रूल्स थे तो वो सब करते थे। तो ही वॉज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कौन, तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो अगर क्वेश्चन आए कि गवर्नर जनरल जो है वो पहला कौन वायसराय नियुक्त हुआ था, तो आपको ध्यान रखिएगा द वायसराय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नर जनरल वाज मेड द वायसराय ऑफ इंडिया, और कौन था पहला, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला जो चेंजेस होता है इंडियन काउंसिल एक्ट। अब आप देखेंगे कि काउंसिल बन चुकी है, यानी कि सबसे पहले चीज़ है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन हो रहे थे उसमें अब इंडियंस आ चुके हैं, यानी कि अगर सिविल सर्विसेज के पास होने के बाद और जो लीडर्स जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे उनको यहाँ पे चांसेस मिलता है काउंसिल एक्ट के साथ। तो ये पहली बार थी जिसमें रिप्रेजेंटेशन जो इंडिया को मिल रहा था।
तो इसमें आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एडवाइजरी रूप में थे, वो सुनते थे लेकिन अपनी मनमानी तो कर ही रहे थे। तो कोई भी चीज़ है वहाँ पे जो इंडियन को लाए तो वो एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में लाए, मतलब उनका प्रेजेंस तो था लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद जो होता है यहाँ पे इस इंडियन काउंसिल एक्ट के साथ जो है वो जो इनिशिएट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो पावर बॉम्बे था और मद्रास को वो वापस दिए जाते हैं, जो कि हम देख रहे थे कि बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम बनता है कि आपके जैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग से आपको कार्यभार दिया जा सकेगा। अब हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 का, तो अभी आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 एक्ट जो आगे हम देख चुके हैं, तो उसके आगे जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। अब यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से आने वाले हैं, यहाँ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी एक बजट था उसको डिस्कस किया जाता था कि कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ पे हम बजट करेंगे, क्या क्या फंक्शंस किस पे एक्सिक्यूट करना है, वो सारे के सारे वो बताए जाते थे। पहले उसमें कोई डिसीजन नहीं होता था, कोई किसी को कुछ नहीं बताता था, जो चीज़ चल रहे थे जैसे चल रहे थे वो वैसे चल रहे थे। तो इस बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पे बंगाल का विभाजन हो जाता है। आपको पहले बता देते हैं बंगाल का विभाजन हो चुका है, और उसको कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब ये इनकी भूमिका जो है हो चुकी थी, यानी कि कम्युनल जो है वो जो स्टार्ट हो चुका था डिसीजन, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की जो साझा कोशिश थी वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो है एक रिफॉर्म आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है उसमें हम देखें कि जो लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया है, और जो मिंटो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। यानी कि दोनों ने मिल करके जो रिफॉर्म किया था तो उसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म करते हैं। वो क्या रिफॉर्म किया था इन्होंने, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है पहले तो चेंज नेम किया, कि पहले जो होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे तो उनको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। और इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, मीन्स कि अब हम मुसलमानों को अलग से उनके सीट और अधिकार देंगे। जो डिमांड हो रहे थे मुस्लिम के, जो 1905 से स्टार्ट हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो लॉर्ड एक्सेप्ट करने के कारण लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट के नाम पे जाना जाता है। तो अब दोस्तों बात ये हो रही है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम दूसरा बोलते हैं, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और एडविन जो है मॉन्टेग्यू जो है दूसरे थे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, यानी ब्रिटिश कैबिनेट के जो मेंबर जो होते हैं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो सारा का सारा देखभाल कर रहे थे। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेंटर सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया, प्रोविंस के जो है सब्जेक्ट बनाए गए। तो आप समझ लीजिए कि जो है सेंटर के अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं और जो है प्रोविंसेस के अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं। प्रोविंशियल मीन्स आगे चल कर के जो स्टेट हुए हैं, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे बहुत सारे, तो वो आगे चल के स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि अब सेंट्रल भी रहेंगे और जो है प्रोविंसेस भी रहेंगे। तो सबसे पहले ही आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जो है बाई कैमरल जो है लेजिस्लेचर जो इंट्रोड्यूस किया गया वे डायरेक्ट इलेक्शन के साथ। तो आप भी जानते हैं कि बाई कैमरल का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि बाई कैमरल का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर कोई भी किंग या प्रिंसली स्टेट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि गवर्नर जनरल उसको एक्सेप्टेंस न दे। यानी कि उनको ऑटोनॉमी तो हम दे रहे हैं
लेकिन ऑटोनॉमी बस है कि आप कोई बिल इंट्रोड्यूस कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन डिसीजन जो इम्प्लीमेंटेशन का होगा वो गवर्नर जनरल ही लेगा। तो यहाँ पे उस समय आपको बता देते हैं कि इस समय जो एक्ट जो था उसमें जो 6 में से जो 3 जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल जो थे वही वो अपना जो डिसीजन लेते थे। तो ना ये आपको सबसे बड़ा जो है मेजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेकर के क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो वो आप सबसे पहले बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो है 2 कैटेगरीज बनाया गया था, एक ट्रांसफर्ड और रिजर्व। एज जैसे मैंने बता रहा हूँ कि सेंटर के पास भी था और प्रोविंसेस के पास भी थे। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो थे वो पूरे के पूरे जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स थे, यानी कि मिनिस्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लेजिस्लेटिव। और जो अदर जो थे वो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जिस पे जो है ब्रिटिश का पूरा काम था। तो ब्रिटिश के जितने भी मेंबर अपॉइंटेड मेंबर थे वो डिसीजन लेते थे। तो दोस्तों आज के डेट में भी है, अगर स्टेट में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है स्टेट का जो सीएम होता है वो डिसीजन लेता है, लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है जब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं अप्रूव करे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड कौन है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेड जो होता है गवर्नर होता है। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट उसमें नियुक्ति करते हैं, अपने अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी था, वहाँ के ब्रिटिश जो अपॉइंटेड ऑफिशियल से वो डिसीजन लेते थे। अब देखेंगे कि यहाँ पे पावर सेपरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बनाए गए हैं, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी बनाया गया कि अलग अलग जो है, जैसे सेंटर के पास कुछ ऑटोनॉमी है और द प्रोविंसेस के पास भी कुछ ऑटोनॉमी है। लेजिस्लेटिव को एक्सपैंड किया गया यहाँ पे, जो आपको बताते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो दोनों जगह, सेंटर के पास भी और प्रोविंसेस के पास भी। तो जो पहले बंगाल जनरल गवर्नर जो फुल पावर के साथ करते थे वो अब नहीं रहा, इसको सेपरेशन करने के साथ जो है और भी एक्सपेंड कर दिया गया। यानी कि एक्सपेंड करने का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स थे उसको और इंक्रीज किए गए। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी डिमांड थे उससे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने अप्रूव दिए थे। क्यों दिए थे? तो इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। तो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि हमारा इस वर्ल्ड वॉर में आप हेल्प कीजिए, हम आपके जो है जो आप डिसीजन या कुछ भी करेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन या कोई भी डिमांड है। तो गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो इसलिए भी एक सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि इंडियन सोल्जर्स जो है बहुत ज़्यादा साथ दिए थे ब्रिटिशर्स का। तो जो अगला चेंजेस मैंने बताया था कि बाई कैमरल और जो है जो और टू जो बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर और सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो प्रोविंसेस लेवल पे बनाया गया। डायरकी सेंटर में आए, तो आपको पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि सेंटर जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो गए हैं, अब सेंट्रल के हाथ में था। सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए हैं जो कि कम्युनिटी इलेक्टोरेट बताते हैं। रिलीजन के नाम पे भी उनको जो सीट्स प्रोवाइड किए गए डिफरेंट रिलीजन को। डिमांड तो सिर्फ मुस्लिम का हुआ था, लेकिन उन्होंने सिक्स को भी दिया था, जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी उसमें थे। तो और जो है आपको बता देते हैं कि ये फर्स्ट टाइम जो था जो फ्रेंचाइजी रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए, जिसमें बहुत सारे लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन को उसमें इंक्लूड किया गया था। तो इसके आगे अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट 1919 से बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अभी जो गवर्नर जनरल जो है वो पूरा का पूरा फ्रीडम दे दिए टू नॉमिनेट एनी मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि वो कितने भी नंबर जो है वो एग्जीक्यूट जो अपॉइंट कर सकता है। तो अभी आपको दिखा देते हैं कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट थे उसमें अपर हाउस, तो उसमें 60 मेंबर थे। हालांकि डिमांड तो 54 की हुई थी, लेकिन इन्होंने बढ़ाया। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो है इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर में ज़्यादा डिफरेंसेस आप नहीं देख पाएंगे। और अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे
तो 103 जो इलेक्टेड है और 41 नॉमिनेटेड है, यानी कि जो नॉमिनेटेड है वो अभी भी ब्रिटिशर्स का ही जो है वो साथ देंगे डिसीजन बनाने के लिए, और उनका जो है बहुत बड़ा रोल है कोई भी लॉ को एक्सक्यूट करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि दोनों जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लोअर हाउस और अपर हाउस जो है, वो दोनों इक्वल पावर हैं, दोनों के दोनों डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक बार जो है गवर्नर जनरल कैन कॉल जॉइंट मीटिंग, अगर कोई डिसीजन इमीडिएटली लेना है तो वो जॉइंट मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ ले सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो है दोनों के दोनों अपने प्रेसिडेंट को नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर को, जो भी चीज़ है वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे उनके पास सारा हक था, वो या तो रिफ्यूज कर दें या फिर एक्सेप्ट कर दें या फिर रिटर्न कर दें बिल को। तो यहाँ पे जैसे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को, तो ज़्यादातर बिल अगर उनके फेवर में नहीं है तो वो रिटर्न ही कर देंगे। दूसरा चीज़ है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रहे थे, तो उन्होंने प्रोविंसेस लेजिस्लेशन में उन्होंने जो है ओनली वन हाउस में, आपको बता देते हैं कि जो बाई कैमरल जो सिस्टम थे यहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम हो गया। यानी कि उनके पास ऑटोनॉमी तो दी गई कि आप डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं प्रिंसली स्टेट प्रोविंसेस जो थे, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट होगा तो फिर से गवर्नर जनरल की बात आएगी। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि ये चेंजेस तो आई थी, लेकिन ये 1937 में इफेक्ट में आया था, लेकिन 1939 में ये बंद हो गया, डिसकंटिन्यू होगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बात डिमांड तो सिर्फ जो हुई थी मुस्लिम से हुई थी यहाँ पे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसको सिख्स को भी दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया, क्रिश्चियंस को भी दिया गया, यूरोपियन को भी दिया गया। और डायरकी जो इंट्रोड्यूस ही थे तो सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंसेस लिस्ट तो बनाए ही गए थे, और साथ में साथ रिड्यूस जो है रेसिड्यूरी पावर्स को भी जो है सेंटर में रखा गया। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि जो है जितने भी इस समय तक बात था, आपको बता देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, लेकिन वो फेथफुली नहीं थे। अभी भी उनको लगता था ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो वो एज लॉन्ग एज कंटिन्यू कर पाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो पाया था इस यहाँ तक में। जो है वो नियुक्त तो हो गए, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव तो आ गए, लेकिन अभी भी वो फेथफुली थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम जो है अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है दोनों को समझ सकें बेहतर से। तो अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।